मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, रिगार्ड्स करता हूं, लेकिन कुछ उन्होंने ऐसी टिप्पणी की थी जिसकी वजह से मुझको मजबूरन अपनी बात ये कहनी पड़ी। धन्यवाद। प्लीज। 2 वाक्य कहूंगा। पहला विषय मैं कहूंगा कि सतीश मिश्रा जी बीएसपी के सदस्य, जब मैं भाषण दे रहा था तो उन्होंने कहा भाजपा ने मंडल का विरोध किया। मैंने उनको तब भी लोकसभा की डिबेट पढ़ने को कहा। मैं आज भी बहुत स्पष्टता से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रिजर्वेशन के समर्थन में रहा। इस पे एक तो आपकी पार्टी की, वो भी अगर कोई रिकॉर्ड आपके पास है तो आप लाइए, मैंने उनको लोकसभा की डिबेट पढ़ने को कहा। दूसरा, जब प्रमोशन एंड रिजर्वेशन पे राज्यसभा में बहस आई थी, जो पैराग्राफ मैंने आज कोट किया है वो एज इट इज ही मेरी उस स्पीच में भी है, और अगर कोई आप रिकॉर्ड रखने को कहेंगे तो वो विषय, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा मेरी जो वो स्पीच है वो राज्यसभा की वेबसाइट पे है। आप भी उस समय सदन में थे, मैं भी उस समय सदन में था, आप उसको उठा के पढ़ लीजिए, मैं उसी को पुनः रिट्रेट कर रहा हूँ। धन्यवाद। माननीय थावरचंद जी, रिप्लाई ऑन दिस। प्लीज प्लीज। माननीय सभापति महोदय, प्लीज। मैं पहले मूल विषय पर चर्चा करूंगा, बाद में जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कुछ मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों की चर्चा करूंगा। अभी वर्तमान में तमिलनाडु में जो 7 जातियां हैं वो अलग अलग क्रम पर उल्लेखित है। उसका उल्लेख मैंने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। इस बिल का उद्देश्य, ये जो 7 जातियां हैं, इन 7 जातियों को देवेंद्र कुला वेलालर के नाम से इन जातियों के आम लोग अपने आप को मानते हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार ने इस आशय का प्रस्ताव भेजा कि इन 7 जातियों को समाहित करके एक नाम दे दिया जाए, देवेंद्र कुला वेलालर। प्रक्रिया ये है कि किसी राज्य सरकार से अगर कोई प्रस्ताव आता है तो उस प्रस्ताव को हम आरजीआई के पास भेजते हैं, और आरजीआई अगर सहमति देता है तो फिर हम उसको आयोग को पास भेजते हैं। आयोग भी अगर सहमत हो जाता है तो फिर सरकार उस पर कार्रवाई करती है, कैबिनेट में जाता है वो विषय, कैबिनेट द्वारा स्वीकृति आने के बाद विधेयक के रूप में संसद में प्रस्तुत किया जाता है। उसी प्रक्रिया का पालन हमने किया है। इसका राजनीति से या तमिलनाडु में जो चुनाव हो रहे हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं। योग संयोग 2015 से ये प्रक्रिया चलते चलते अब पूरी हुई और इस कारण से इसको सदन में लाया गया। ये आरोप कि तमिलनाडु में चुनाव है इस कारण से इस बिल को लाया गया है, तथ्यों से परे है, सत्य से परे है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। और इस बिल के कारण जो स्थिति बनने वाली है, जो कानून बनने वाला है, वो केवल 2 क्रमांक में इन जातियों का समावेश करने वाला है। प्रविष्टि क 17 में निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी: देवेंद्र कुला वेलालर, देवेंद्र कुलथन ब्रैकेट में कड्डयन, फिर तिरुनेलवेली, तुत्तुकुडी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावुर, तिरुवारूर और नागपट्टनम जिलों के तटवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर, इन जिलों में लागू रहेगी पर इनके जो तटवर्ती क्षेत्र है उसको छोड़कर कल्लादी, कुडुम्बन, पल्लन, पन्नाडी, वातिरेयना, ये जाति का एक क्रमांक 17 में समाहित हो जाएगा।
दूसरा एक इसका ख भाग है, प्रविष्टि 26 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात कड्डयन, तिरुनेलवेली, तुत्तुकुडी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावुर, तिरुवारूर और नागपट्टनम जिलों में, क्योंकि कड्डयन जाति के समूह ने ये कहा कि इन जिलों में हमको कड्डयन नाम से ही पुकारा जाए, इसलिए ये प्रावधान किया गया है कि इन जिलों में कड्डयन जाति कड्डयन के नाम से ही पहचानी जाएगी। इन जातियों का एक जाति में समाहित कर देने के बाद भी विलोपन नहीं किया गया, अलग अलग समूह में अलग अलग क्रम पर दर्ज थी, उनको केवल एक क्रमांक 17 में दर्ज कर दिया गया है, ताकि अभी तक जिनके प्रमाण पत्र बने हुए हैं भविष्य में भी वो उपयोगी सिद्ध होते रहें। और इस नाम का उल्लेख करने के बाद भी देवेंद्र कुला वेलालर जाति के नाम का प्रमाण पत्र उनको मिलेगा, जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आएगा। और ये प्रावधान होने के कारण प्रविष्टि 28, 35, 49, 54 और 72 का लोप हो जाएगा। विधेयक तो केवल इस आशय का है, परंतु इस विधेयक पर चर्चा करते समय माननीय सदस्यों ने कुछ अन्य मुद्दे भी उठाए। मैं उन अन्य मुद्दों पर बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा, क्योंकि भूपेंद्र जी ने जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कुछ विषय उठाए, उनमें से बहुत सारी बातों का उल्लेख कर दिया है। मैं इस अवसर पर एक विश्वास के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार ही अनुसूचित जाति वर्ग की सर्वाधिक हितैषी है, थी और आगे भी रहेगी। और इसके लिए अगर लंबा विचार विमर्श करने का अवसर हो तो मैं एक नहीं अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय जो अटल जी की सरकार ने लिए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिए, उनका उल्लेख करके सिद्ध कर सकता हूं। हाँ, ठीक है, बताऊंगा। अब खड़गे जी ने बोला कि 2015 में ये लोग प्रधानमंत्री जी से मिले थे, उस समय इसकी चर्चा क्यों नहीं? जैसे मैंने बताया कि ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया में राज्य सरकार ने हमारे पास जब प्रस्ताव भेजा उसके बाद सिलसिला चालू हुआ, और जैसा मैंने बताया कि आरजीआई में गया, आरजीआई ने सहमति दी, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ी, और इस कारण से ये प्रक्रिया पूरी होते होते अब सदन में ये आया है। इसमें शंका कुशंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस समय उदाहरण देना चाहूंगा। खड़गे साहब उस सरकार के हिस्सेदार थे मेरी जानकारी अनुसार, और नहीं भी हो तो यूपीए की सरकार थी। आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किसने किया? हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हमने कहीं भी आरक्षण को समाप्त करने का कोई भी प्रयास नहीं किया, सोचा भी नहीं और सोचेंगे भी नहीं। यूपीए की सरकार में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय को, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, उसको अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय घोषित कर दिया, और वहां जो अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण मिलता था वो आरक्षण समाप्त कर दिया गया। किसने किया, मैं पूछना चाहता हूं। अगर खड़गे जी को याद हो तो बताएं कि किसने किया। बहुत सारे उदाहरण हैं। हम संविधान का सम्मान करते हैं। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनको मीडिया के कर्मियों ने, प्रेस वालों ने पूछा, आपकी सरकार किस आधार पर चलेगी? उन्होंने कहा, मेरी सरकार अंबेडकर जी द्वारा बनाए हुए संविधान के आधार पर चलेगी। उन्होंने तो सीधा ये कहा था कि भीमवाद पर चलेगी, पर उसका आशय सीधा सीधा ये था कि मेरी सरकार
संविधान के अनुसार चलेगी और संविधान के अनुसार उन्होंने 6 साल सरकार चलाने का प्रयास किया। ये रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान जानता है, अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग के सब लोग जानते हैं। अटल जी की इस प्रकार की कार्यशैली की हर जगह प्रशंसा की गई थी, प्रशंसा हुई भी है। सरकार, जैसा मैंने कहा कि आरक्षण की पक्षधर है, थी और आगे भी रहेगी, और ये हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा है, अटल जी ने भी कहा था और नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार बनने के बाद हमने एक नहीं अनेक ऐसे निर्णय लिए जिसके कारण अंबेडकर साहब को सम्मान मिला। यह विषय सामने आ गया कि तेल चित्र कांग्रेस की सरकार में 50 साल होने के बाद भी क्यों नहीं लगे थे। अंबेडकर जी का चित्र सेंट्रल हॉल में कांग्रेस की सरकार रहते हुए क्यों नहीं लगे थे। कांग्रेस की सरकार गई और वीपी सिंह साहब की सरकार आई, तभी जाकर के क्यों ये चित्र लगे थे। कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं। अंबेडकर जी जब लोकसभा का चुनाव लड़े तो किसने हराया? उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करके। ये खड़गे साहब भली भांति जानते हैं, परंतु वो नेता प्रतिपक्ष है, उनकी मजबूरी है कि सरकार के कामों की आलोचना करना, पर आलोचना भी ऐसी की जो तथ्यों से दूर है, सत्यता से दूर है। इस प्रकार का कथन, इस प्रकार का बयान जिम्मेदार पद पर होने के बाद उनको देने की जरूरत नहीं है। इस विधेयक पर 10 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। सबने इस विधेयक का समर्थन किया, किसी ने भी विधेयक का विरोध नहीं किया। समय पर क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है, इसकी जरूर चर्चा करने का कोशिश किया। आरक्षण या संविधान का अपमान करने का उल्लेख भूपेंद्र यादव जी ने बता दिया। जब आपातकाल लगाया तो संविधान नाम की चीज इस देश में नहीं बची थी, न कानून, न वकील, न दलील, न कुछ भी नहीं। यहां तक निर्णय ले लिया था कि देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए, वैसे संविधान में प्रावधान है तो कोई भी अपराध करेगा तो उसको संविधान और कानून के हिसाब से दंड मिलेगा, परंतु उस समय एक कानून बना दिया गया था कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और इनके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं किया जा सकेगा, अर्थात एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकेगी। जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसमें संशोधन करने का काम किया गया और फिर से जो पुरानी व्यवस्था थी उसको बहाल करने का काम किया। कहने के लिए बहुत कुछ है। खड़गे साहब ने ये कहा कि आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत सारे पद रिक्त हैं। इस संबंध में आंकड़े डीओपीटी रखता है। डीओपीटी ने अपनी 19-20 की रिपोर्ट में जो जानकारी दी है 1/1/18 की स्थिति में, मैं उससे संबंधित कुछ आंकड़े बता करके, हालांकि रिक्तियां हमेशा होती रहती है और उसकी पूर्ति करने का प्रयास भी समय समय पर होता रहता है। ये रूटीन प्रक्रिया है। कांग्रेस की सरकार में भी रिक्तियां रही थी, वर्तमान सरकार में भी रिक्तियां हो सकती है, परंतु रिक्तियों की पूर्ति का ईमानदारी से प्रयास करना यह आरक्षण को बचाने का एक बड़ा उदाहरण है। अब डीओपीटी की रिपोर्ट जो है उसके आधार पर मैं ग्रुप ए की सेवाओं में कुल 53,252 अधिकारियों में से 7,272 अधिकारी अनुसूचित जाति से हैं, जिनका प्रतिशत 13.66 है, जो 15% की तुलना में 1.34% कम है। अब ये उस आंकड़े के साथ, ये उस रिपोर्ट के आधार पर मैं बता रहा हूं। ग्रुप बी की सेवाओं में 1,44,288 कर्मचारी है
उनमें से कुल 27,757 कर्मचारी अर्थात कुल 17.16% अनुसूचित जाति के हैं, जो कि निर्धारित प्रतिशत 15 से 2.16 अधिक है। सी ग्रुप की सेवाओं में कुल 17,27,278 कर्मचारियों में से 2,93,252 16.98% अनुसूचित जाति के हैं, जो कि निर्धारित प्रतिशत से 1.98 अधिक है। सी ग्रुप सफाई कर्मचारियों की सेवा में कुल 44,329 कर्मचारियों में से 17,574 जो 39.64% है एससी के हैं, जो कि निर्धारित प्रतिशत से 24.64% अधिक है। वर्ष 2018 हेतु अखिल भारतीय सेवाओं में आईएएस के एससी के लिए आरक्षित 27.1 पद है। आईएफएस के एससी के लिए निर्धारित 5 पद और आईपीएस के एससी के लिए आरक्षित 24 पद है, जो 100% दर्शाते हैं। अब ये इस प्रकार के आंकड़े डीओपीटी रिपोर्ट के आधार पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके आधार पर तो ये सिद्ध होता है कि रिक्तियां बहुत नहीं है और ये सरकार ने ईमानदारी से भर्ती के प्रयास किए हैं। पदोन्नति में आरक्षण संबंधी केस के बारे में चर्चा हो चुकी है जी। कुछ विषय ये भी निकले थे कि कुछ राज्यों से प्रस्ताव आए, उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की। मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश से नमोशूद्र पोंड जो बंगाली रिफ्यूजी है वो आए, उनको अनुसूचित जाति में लेने का प्रस्ताव 2015 और 2016 के पत्र द्वारा उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा आए। आरजीआई ने इस पर सहमति दे दी, एससी आयोग ने सहमति दे दी, विभाग में विचाराधीन है और निश्चित रूप से सब कुछ सही रहा तो वो भी इस प्रकार के विधेयक के रूप में संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। फिर एनसीएससी के पास लंबित अनुसूचित जाति आयोग के पास जो लंबित प्रस्ताव है, वो ओडिशा सरकार ने 2018 में एक प्रस्ताव भेजा। ओडिशा की मंगली जाति के संबंध में क्षेत्र का प्रतिबंध हटाना, कुछ क्षेत्र में वो है, वो क्षेत्र का प्रतिबंध हटाकर पूरे राज्य में करने की मांग है। ये आरजीआई से सहमत होने के बाद एससी आयोग के पास विचाराधीन है। एससी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद हमारा विभाग उस पर आगे कार्रवाई करेगा। आरजीआई के पास जो लंबित विषय है, कर्नाटक सरकार ने जो प्रस्ताव भेजे, कोटेगर मैत्री के पर्याय के रूप में कोटे क्षत्रिय, कोटेगरा, कोटेगवा, राम क्षत्रिय, कोटेयरा, सेरुगरा, शेरवेगरा को शामिल करने का उनका प्रस्ताव है। ये आरजीआई के पास विचाराधीन है। आरजीआई सहमति देगा तो आयोग के पास जाएगा, आयोग सहमति देगा तो सरकार के पास आएगा और इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए हम आगे कार्रवाई करेंगे। झारखंड की अनुसूचित जातियों की सूची में भूइया के पर्याय के रूप में पाइक, खंडित पाइक, क्षत्रिय, कोटवर, प्रधान, माझी, डेहरी, क्षत्रिय, खंडित भूइया, गरही को शामिल करने का प्रस्ताव है। ये भी आरजीआई के पास विचाराधीन है। आरजीआई की रिपोर्ट आने के बाद प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई करने का मैं विश्वास दिलाता हूं। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में बेलदार के पर्याय के रूप में ओट बेलदार को शामिल करने का प्रस्ताव है। ये भी आरजीआई की टिप्पणी के लिए विचाराधीन है। आरजीआई की कार्रवाई के बाद आगे जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कहने के लिए तो बहुत कुछ है,
नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन 6-7 सालों में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, उनके उत्थान के लिए, सामाजिक समता और समरसता के लिए एक नहीं अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। अंबेडकर जी को सम्मान देने की दृष्टि से हमने अंबेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ साल भर बड़े धूमधाम से मनाई। एक नहीं अनेक प्रकार के कार्यक्रम हुए। इतना ही नहीं तो अंबेडकर जी को सम्मान देने की दृष्टि से, उनका आदर सत्कार हो, इस प्रकार का वातावरण बनाने की दृष्टि से उनसे संबंधित 5 प्रमुख स्थान उनको पंच तीर्थ घोषित किया। जन्म स्थान इंदौर के पास महू में उनका जन्म हुआ था। उस जन्म स्थल पर भव्य स्मारक बनाने का काम हमारी सरकार ने किया, किसी और सरकार ने नहीं किया। अगर किया हो तो विरोध पक्ष के लोग बता दें। हमने 1951 में उसकी शुरुआत की थी। अटल जी ने उसका भूमि पूजन किया था और सरकार 92 में चली गई। दूसरी सरकार आई, उस सरकार ने उसमें एक ईंट भी लगाने का काम नहीं किया। फिर से भाजपा की सरकार बनी। 14 करोड़ से अधिक खर्च करके वो भव्य स्मारक बनाने का काम हमने किया। शिक्षा भूमि, लंदन में जहां पढ़ते थे वो उच्च शिक्षा के लिए, उस शिक्षा भूमि को जब वो वहां रहते थे, जिस मकान में रहते थे, महाराष्ट्र की शिवसेना भाजपा सरकार ने खरीद करके उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। पहले वाली सरकार ने क्यों नहीं किया, ये प्रश्न खड़ा होता है। इसका उत्तर उनको देने की जरूरत है। दीक्षा भूमि, नागपुर में जहां उन्होंने दीक्षा ली थी वहां भव्य स्मारक बना है। उस भव्य स्मारक को और विस्तार देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। 9.5 करोड़ रुपए स्वीकृत करके उसका विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण करने का काम किया है। जी हाँ जी। फिर अंबेडकर जी दिल्ली में जब रहते थे तो एक मकान में रहते थे, किराए के मकान में बोल रहा हूं मैं, 26 अलीपुर रोड में रहते थे। लंबे समय से मांग की जा रही थी कि उस 26 अलीपुर रोड को अंबेडकर स्मारक का दर्जा दे करके वहां भव्य स्मारक बनाने का काम किया जाए। किसी ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्वीकृति दी, 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। नरेंद्र मोदी जी ने उसका भूमि पूजन किया और वो बनकर के तैयार हो गया। नरेंद्र मोदी जी ने ही उसका उद्घाटन किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप कभी समय निकाल करके उस भव्य स्मारक को देखने का कष्ट करेंगे। निश्चित रूप से आप तारीफ करेंगे, आश्चर्यचकित होंगे कि इतना अच्छा भवन बनाने का काम आपने किया है। ये काम हमने किया है। चैत्य भूमि अंबेडकर जी का जहां अंतिम संस्कार हुआ था। अब मैं याद नहीं दिलाना चाहता, कहना नहीं चाहता कि अंबेडकर जी के अंतिम संस्कार के लिए तत्कालीन सरकार ने दिल्ली में जगह नहीं दी थी, तो यहां से ले जा करके मुंबई में चैत्य भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया था। और उस अंतिम संस्कार वाले स्थल को भव्य स्मारक बनाने का काम पिछली सरकारों ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस भव्य स्मारक के बगल में इंदू मिल जो बंद पड़ी थी, उस जमीन को अधिग्रहण किया और लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से वहां भव्य स्मारक बनाने का काम चल रहा है। यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी जी संविधान का सम्मान करते हैं। इसका एक उदाहरण देता हूं। वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सुरेंद्र नगर में भारत के संविधान को हाथी पर सजावट करके हाथी पर रखा और 1 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। नरेंद्र मोदी जी स्वयं उसमें पदयात्रा में सम्मिलित थे। इस प्रकार से अंबेडकर जी का सम्मान करने का काम भी हमने किया है। जैसा मैंने बताया
अंबेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ हमने धूमधाम से सारे देश में मनाई। ऐसे कुछ काम अगर दूसरी सरकारों ने, विशेषकर कांग्रेस सरकार ने किया हो तो खड़गे जी कभी बताएं, हमको बताएं, हम उस पर विचार करेंगे। और अन्यथा इस प्रकार की असत्य बातें, अमर्यादित बातें जिम्मेदार सदन में, यह उच्च सदन है, भारत की संसद प्रजातंत्र का मंदिर है, इस प्रजातंत्र के मंदिर की रक्षा करना, इसको सम्मान देना, यह प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है। खड़गे साहब को भी इस पर विचार करना चाहिए। मैं इससे ज्यादा कहने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु समय की मर्यादा है। कभी कुछ होगा ऐसा लंबा विषय पर चर्चा करने का तो और अनेक उदाहरण सहित जानकारी दूंगा। वर्तमान में तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं सदस्यों से और सदन से कि जो तमिलनाडु की 7 जातियों को मिलाकर के एक जाति देवेंद्र कुला वेलालूर नाम देने का है, इस विधेयक को पारित करने की कृपा करें। रिकॉर्ड स्ट्रेट करने के लिए मैं उनसे विनती करता हूं और आप दिल पर हाथ रखें। जो दिल्ली में 2 स्मारक, एक अलीपुर रोड पे और यहाँ पर अपने जो होटल के पीछे हैं, तो वो दोनों जगह का किसने मीटिंग लिया, पैसा किसने रखा और उसको परमिशन, सिर्फ मैं 3 ही महीने था सोशल जस्टिस मिनिस्टर अलॉन्ग विथ रेलवेज। 3 महीने में मैं बुलाकर मीटिंग लेकर क्लियर करके वो जगह खाली करके रखा था। आप आके 14 अप्रैल को फाउंडेशन डाल दिया। धन्यवाद, धन्यवाद। सुने जी, गलत इसलिए। और ये मैं वो आदमी हूँ 1977 में इंदिरा गांधी जी को गुलबर्गा ले जाकर जो स्टैचू आप यहाँ खड़े करे हैं और जिनकी नरेंद्र मोदी जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं, मैं 77 में वहां पर बनाया हूँ। तो बार बार खड़गे साहब वो करे, खड़गे साहब ये नहीं, हम जो करे उतना करो। धन्यवाद, बस है। धन्यवाद। फिर खड़गे साहब ने असत्य बात कही। प्लीज 26 अलीपुर रोड, नो, 26 अलीपुर रोड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट एलओपी। 26 अलीपुर रोड, जब अटल जी की सरकार थी, अटल जी ने वो निजी संपत्ति जिसकी थी सरकार ने खरीदी और उस समय उसका स्मारक का शुरुआत किया था। 26 अलीपुर रोड अटल जी की सरकार के टाइम हुआ, ये रिकॉर्ड देख ले। और रहा सवाल उसकी खड़गे साहब ने कहा कि ये जो ली मेरिडियन होटल के बगल में प्रॉपर प्रक्रिया है, ली मेरिडियन होटल के बगल में 15 जनपद जो इंटरनेशनल सेंटर हमने बनाया है, इसकी चर्चा इनके टाइम पर हुई थी। कोई जमीन अधिग्रहित नहीं हुई थी, हमारे टाइम की है। स्वीकृति हमारे टाइम हुई, पैसा हमने मंजूर किया, भूमि पूजन हमने किया और उद्घाटन भी हमने किया। ये जो जानकारी दी वो सही नहीं। The question is that the Constitutional Scheduled Caste Order Amendment Bill 2021 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will